सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 554 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सारे फाइटिंग एरिना को फिर से रिबिल्ड कर दिया होता है। और अब वहाँ पे होने वाली नई फाइट को देखने के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए होते हैं। तभी ऑडियंस में से एक लड़का सामने की ओर देखते हुए हैरान होते हुए कहता है, सभी लोग देखो, फाइनली डीमन सोल सेक्ट यहाँ पर आ ही गया। और तभी इसी एंट्री के साथ में हमें हान यूनफेंग, उसके दोनों भाई, उनके साथ आए एल्डर्स और बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है। साथ ही फिर जैसे ही वो अपने उस एंट्री के साथ में अरीना में आते हैं, तो सारी ऑडियंस जोर जोरों से शोर करने लगती है और उन लोगों के नारे लगने लगते हैं। मगर साथ ही तभी उनके पीछे से एक और सेक्ट आता है, जो कि होता है मिडिल 3 सेक्टों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। अभी हान यूनफेंग की नजर भी उनके ऊपर पड़ती है और वो उनके एक बंदे को देखते हुए कहता है, ये तो जेंटल स्वॉर्ड वेंग टाओ है। तो उसे देख उसका सेकंड ब्रदर भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो अब एक्चुअली में एक इथेरियल स्टेज की 4th लेयर पर है। तो हान यूनफेंग भी कहता है कि वो भी एक और जीनियस है, हमारी ही जनरेशन का हमारा एक और विरोधी। तो अब इधर वेंग टाओ भी हान यूनफेंग को देख उससे कहता है कि यंग मास्टर हान, आपको देखे हुए काफी समय हो गया, और अब जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। तुम अब एक्चुअली में सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज पर पहुंच गए हो, फिर तो इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन बनता है। हान यूनफेंग कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो क्या ऐसी ही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम, जो कि मुझसे 2 लेयर ऊपर है, वो मुझसे ऐसी बात कर रहा है। तो वेन टाओ कहता है कि ओ, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं तो तुमसे यहाँ पर जेंटली ही बात कर रहा था। और अगर मैं तुम्हें होनेस्टली कहूँ तो मैंने सुना है कि जब 3 दिन पहले यहाँ पर लोअर 3 सेक्टों की फाइट हुई थी, तो तब तुम उस फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो बताओ, वो बच्चा जिसके के लिए एक्सीलेंटेड को भी आना पड़ा, क्या वो बच्चा सच में इतना ज्यादा अमेजिंग था? और क्या सच में वो हमारे लिए एक खतरा हो सकता है? तो हान यूनफेंग कहता है कि एक बार तुम उसे देखो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वेन टाओ कहता है कि मैं तो खाली तुमसे इस बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हें इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा घृणित होने की जरूरत नहीं है, और मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा जानने का कोई और जरिया ही नहीं है। जिसके बाद वेन टाओ अपने एक पीछे वाले बंदे से कहता है कि जूनियर ब्रदर, इन्हें उस आदमी से अपने रिश्ते के बारे में बताओ। तो तभी हमें उसके उस जूनियर ब्रदर को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना कैरेक्टर जी टियानशन होता है। फिर वो उन्हें बताता है, मैं हूँ जी टियानशन, टियान्यू एम्पायर से, और मैंने एक बार जूफेन के साथ लड़ाई की थी। तो वेन टाओ कहता है कि देखा तुमने, मेरे पास तुमसे कहीं गुना ज्यादा जानकारी लेने का रास्ता है, तो अब क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी जानकारियों को एक्सचेंज करें। तो वेन टाओ की ये बात सुनकर के तो हान यूनफेंग वेन टाओ की बात का कोई जवाब नहीं देता और दूसरी ओर देखने लगता है। तो ये देख करके तो वेन टाओ का भी मुंह बन जाता है, और तभी एक आवाज कहती है कि ऑडियंस जरा देखो, हेवन थ्रिलिंग सेक्ट भी आ गया है। तो तब ये सुनकर तो वेन टाओ भी खुश होते उस ओर देखता है और कहता है कि वेस्टर्न हेविंग थ्रिलिंग सेक्ट, टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों का हेड। तो फिर अब हमें क्यों ना उनसे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। इतना कहकर के फिर वेन टाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वेन टाओ की ऐसी हरकतों को देख करके उसका छोटा भाई हान भी कहता है कि ब्रदर, क्या सच में ये वेन टाओ मिडिल 3 सेक्टों का सबसे बेस्ट जीनियस है? मगर इसे देख करके तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो हो सकता है, और ये तो बस मुझे हमारा एवरेज सा प्रतिद्वंदी ही लग रहा है। तो हान यूनफेंग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसे कभी लड़ते हुए नहीं देखा। वेन टाओ को जेंटल स्वॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भेड़ों के झुंड में भेड़ों के कपड़े पहन करके असलियत में एक भेड़िया है, भेड़िया जो कि अपने सॉफ्ट टच के साथ में भारी हाथों का भी यूज करता है, और वो 2 स्वॉर्ड स्टाइल्स को एक साथ कंबाइन करके एक ही बार में यूज करता है, और इसलिए तो इसे जेंटल स्वॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर से तो बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल दिखता है, लेकिन अपने पीछे से तलवार छुपाए रखता है। और ये पता चलना कि आपको सबसे नर्म तरीके से बाहर निकाला गया है, ये चीज तो सबसे ही ज्यादा बुरी है। अपने भाई की ये बात सुनकर तो हान भी थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन तभी उन तीनों भाइयों से कोई कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है, जो कि वहाँ पर अपने सभी साथी और अपने एल्डर के साथ में आया होता है। तो उसे वहाँ पर देख करके तो हान यूनफेंग भी साइड देते हुए कहता है कि देखो, निश्चित रूप से सुपीरियर 3 सेक्ट भी अब यहाँ पर आ गए हैं। उस लड़के की स्ट्रेंथ ने यहाँ पर हर एक सेक्ट को अपनी ओर देखने के लिए काफी ज्यादा प्रभावित कर लिया है, और सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे ही देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस लड़के की स्ट्रेंथ सभी को खतरा महसूस करा रही है। तभी यानमो का एक जूनियर ब्रदर यूमी से पूछता है कि यूमी, तुमने उस लड़के को पहले ही देख रखा है, मैंने सही कहा ना? तो बताओ, क्या वो सचमुच में इतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है। तो यूमी कहती है आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वरना यहाँ पर ये इतने सारे लोग क्यों ही आते। तो वो बंदा कहता है कि आखिर ब्रदर यान की तुलना उससे कैसे की जा सकती है। तो तब ये सुनकर तो यूमी भी शांत होते हुए कहती है कि वेल, क्योंकि उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर तो यानमो का भी मुंह बनने लगता है। और तभी वहाँ पे कोई हंसते हुए यानमो को आवाज लगाता है और कहता है कि यानमो काफी समय हो गया तुम्हें नहीं देखा, तो मुझे बताओ आखिर तुम कैसे हो। तो अभी तो उस बंदे को देख करके यानमो भी उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि वो किंग यू तो ग्रेट वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट टैलेंट भी हार के डर के बारे में जानता है। आफ्टर ऑल तुम भी उस बात को लेकर के परेशान हो ना कि कहीं वो बच्चा तुमसे तुम्हारा प्रीसियस टैलेंट को भी ना छीन ले। तो वो किंग यू भी हंसते हुए कहता है कि अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट सिर्फ क्लियरिटी पर ही फोकस करता है, साथ ही फ्री और एलिगेंट होना, साथ ही फेम और फॉर्चून को अपने ऊपर हावी न होने देना, यही हमारा मोटिव है। और ये वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट होने का टाइटल ये तो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। तुम जब चाहो तब मुझसे इसे लेने के लिए आ सकते हो, मगर तुम उसको मुझसे लेने के लायक भी होने चाहिए। तो यानमो कहता है कि तुम देख लेना मैं ये जरूर करूंगा, और जब एक बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब ऐसा कहना मेरे लिए एक मजाक उड़ाने जैसा है। तो वो किंग यू कहता है कि मेरा इरादा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज की प्रसिद्धि कल किसी और की भी हो सकती है, तो फिर आखिर इन चीजों की परवाह ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपनी पोजीशन हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता। तभी इसी के साथ में हमें यानमो के पीछे एक परछाई को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद तो यानमो भी काफी ज्यादा हैरान होता हुआ अपनी आंखें फाड़ करके उसे देखने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं कि वो किंग यू का जूनियर ब्रदर येलिन होता है। तब येलिन यानमो को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं येलिन हूँ, ज़ूफेन का इकलौता प्रतिद्वंदी, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उसके योग्य नहीं है। तो उधर येलिन को देख करके तो यानमो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और इसे देख करके मेरे दिल की गहराइयों में ये जो भूकंप, ये हलचलें हो रही हैं, वो सेंसेशंस तो मुझे यहाँ तक कि ज़ूफेन को देख करके भी नहीं हुई थी। और आखिर ये किस तरीके का क्रेजी बंदा है, और इसे देख करके मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई बीस्ट अपने बीस्ट किंग को देख करके उसके सामने झुकने के लिए करता है। इसे देख करके मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है, आखिर वाकई में ये बंदा है कौन। तो अब यानमो को ये सब सोचते ही तभी वहाँ पर एक और सेक्ट की एंट्री होती है। अपनी एंट्री लेते हुए अपने नारे लगाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया की जस्टिस सिर्फ और सिर्फ हमारे राइटियस सेक्ट से ही आती है, और जब भी कभी कोई राक्षस उठेगा तो तब मेरा न्याय उसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, मैं जाओ डेजू ही विजय प्राप्त करूंगा। तो अब तब उस बंदे को देखते हुए यानमो भी कहता है क्या कह रहा है, ये डीमंस को शुद्ध करेगा। ये सुपीरियर 3 सेक्टों में सबसे लास्ट का सेक्ट है, जो कि हमेशा ही मेरे हेलियन फिल्म सेक्ट के सामने हार जाता है, फिर भी वो डीमंस को शुद्ध करने के बारे में कहने की हिम्मत करता रहता है। तो वो किंग ये भी कहता है कि हाँ, अपने इस नैरो राइटियस पाथ की वजह से वो किसी को भी उस पर रोक नहीं सकता, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक्सीलेंटेड हायरन भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। इधर तभी अगले सीन में हमें दोनों एक्सीलेंटेड को भी दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पे इस बार उन मैचेस को देखने के लिए अपनी जगह पर आ गए होते हैं। और तब हमें एक्सीलेंट बाइमी को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी जगह पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि चलो अब शुरू किया जाए। इसी के साथ हमें वहाँ पर एक गेट का सीन दिखाया जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट अब एंट्री ले रहे हैं। तभी वहाँ का वो गेट खुलता है और हमें सबसे आगे हमारा हीरो ज़ूफेन दिखाया जाता है। लेकिन इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के बाद में नए लोग सब्सक्राइब करके जाने के बारे में मत भूलना। शुक्रिया।